तो मेरा नाम है मयंक गौतम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने हिंदी वाले गुरुजी चैनल में। आप सभी लोग दरोगा भर्ती की तैयारी कर रहे होंगे। मैं एक श्रृंखला चला रहा हूं जिसमें पुराने पेपर्स को मैं हल करा रहा हूं, जिसमें से ये 16/12/2017 को तृतीय पाली में आयोजित हुई परीक्षा का प्रश्न पत्र है। आइए चलिए इसके हिंदी के भाग को हल करते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए मैं आपको 10 सेकंड दूंगा। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने अपने खिलौने और भूले बिसरे चित्र उपन्यास किस साहित्यकार की रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, अज्ञे भगवती चरण वर्मा। हाँ जी, चलिए देखते हैं। ये जो रचनाएं हैं ये भगवती चरण जी के उपन्यास हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है कि कवि के हृदय में जो भाव स्वतः रिक्त स्थान होते हैं वे गीत का रूप धारण कर लेते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। उच्छ्वासित उच्छ्वासित एक सेकंड रुकिए। उच्छ्वासित ऐसे लगा लीजिए। ये तो सब एक जैसे ही दे रखे हैं इसमें। चलिए मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूँ, मैंने इस प्रश्न को ढंग से पढ़ा नहीं। उच्छ्वसित होता है, ठीक है, उच्छ्वासित नहीं होता, उच्छ्वसित होता है, ठीक है। चलिए देखिए, ये किताबों में कई गलतियाँ निकल के आती हैं। ये किताब से मैंने प्रश्न पत्र लिया है। चलिए तो इसमें क्या हो जाएगा, उच्छ्वसित, ठीक है। हाँ जी, तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा क्या है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। लोग आजीव रिक्त स्थान की तरह जूझते रहते हैं। बीमारी, टट्टू, घुंघरू, उल्लू। हाँ जी, देखते हैं। लोग आजीवन टट्टू की तरह जूझते रहते हैं, ठीक है। घुंघरू जूझते नहीं, घुंघरू बसते हैं, ठीक है। बीमारी नहीं आ सकता, उल्लू की तरह उल्लू जूझता नहीं है, तो क्या बचा, टट्टू, तो बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे। चौथा है नमक मिर्च लगाना। इस मुहावरे के उचित अर्थ का चयन करें। ईर्ष्या करना, बड़ा चढ़ाकर कहना, तीखा खाना, गुस्सा दिखाना। हाँ जी, चलिए देखते हैं। नमक मिर्च लगाना का अर्थ होता है बड़ा चढ़ाकर कहना, ठीक है, जैसे उसने बात को बड़ा नमक मिर्च लगाकर कहा। चलिए पांचवा, कालवाचक क्रिया विशेषण इनमें से कौन सा नहीं है, आपको बताना है। आजकल, बहुधा, बाहर, भीतर, प्रतिवर्ष। चलिए देखते हैं। देखिए बाहर भीतर ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है, और आजकल ये समय का बोध करा रहा है, बहुधा भी समय का बोध करा रहा है, प्रतिवर्ष भी समय का बोध करा रहा है, तो ये तीनों कालवाचक हैं। और ये जो सी ऑप्शन है आपका ये सही हो जाएगा, ये आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। चलिए छठा, हाथ मलते रह जाना। इस मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। क्रोध करना, दुखी होना, पछताना, और होठों वो माफ़ कीजिएगा हाथों को मसलना। हाँ जी, छठे का सी सही हो जाएगा। हाथ मलते रह जाना अर्थात पछताना, ठीक है, वह हाथ मलते ही रह गया परीक्षा पास ना होने पर। चलिए सातवां, विरह हस्ती तन साले, धाय करे चितचूर। इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? विशेष पंक्ति, श्लेष, पुनरुक्ति, रूपक। हाँ जी, चलिए देखते हैं। देखिए बहुत से लोग ये आपको ट्रिक बताते हैं कि जहाँ योजक चिन्ह आ जाए वहाँ रूपक लगा लो। है तो यहाँ रूपक ही, लेकिन ऐसा नहीं होता। 100% नहीं कहा जा सकता कि जहाँ पर योजक आए वहाँ आपका रूपक ही हो, लेकिन यहाँ रूपक है। देखिए कैसे, विरह अर्थात बिछोड़ना, हस्ती मतलब हाथी, तन मतलब शरीर, साले मतलब काटना। यानी कि जहाँ उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाए या भेद रहित आरोप होता है वहीं आपका रूपक अलंकार होता है। तो ये कहने का मतलब क्या है कि विरह रूपी हाथी, देखिए समझिएगा एक सेकंड। हाँ देखिए, विरह रूपी हाथी मेरे तन को काट रहा है
और घाय अर्थात घाव करे चित चूर, ठीक है, और उसने घाव करके मेरे हृदय चित्त को, चित्त मतलब हृदय को चूर चूर कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, रूपक हो जाएगा। चलिए अगला बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पे। 8वां प्रश्न क्या है, गुदड़ी का लाल होना इस मुहावरे में क्या अर्थ है। निर्धन परिवार में धन का आना, धोखेबाज मित्र, निर्धन परिवार में गुणी का जन्म होना, निर्धन परिवार में बेटे का जन्म होना। हाँ जी, देखते हैं। 8वें प्रश्न का आपका जो सही उत्तर है वो है सी। निर्धन परिवार में जब गुणी का जन्म होता है तभी कहलाता है गुदड़ी का लाल होना, ठीक है। चलिए 9वां, बिखरे मोती रिक्त स्थान का पहला कहानी संग्रह है। दूधनाथ सिंह, नंदकिशोर नोटियाल, सुभद्रा कुमारी चौहान, बनारसीदास चतुर्वेदी। हाँ जी, देखते हैं। ये जो है कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी का है, ठीक है। चलिए 10वां, वह व्यक्ति न्याय प्रिय था, वर्तनीगत त्रुटि सुधारें, ठीक है। पढ़ लीजिए इनको, क्योंकि इनको मैं बोलूँगा तो आप सही कर ही दोगे। चलिए देखते हैं। हाँ जी, इसका डी सही है, वह व्यक्ति न्यायप्रिय था, ठीक है। चलिए 11वें प्रश्न पर, अच्छाइयों को ग्रहण करो और बुराइयों का त्याग, रेखांकित शब्द की त्रुटि सुधारें। बुराई, बुराइयों, बुराइयों, बुरा। हाँ जी, देखिए देखिए यहाँ अच्छाइयों आया है, अर्थात अच्छाई जो है वो बहुवचन में आया है, तो और से जब जुड़ेगा तो समान अधिकरण अर्थात समान आधार वाले जुड़ने चाहिए। अगर इधर बहुवचन है तो इधर भी बहुवचन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ बुराई की जगह क्या होना चाहिए, बुराइयों, ठीक है। तो बुराइयों की बात करी जाए तो यों होता है, बुराई यो नहीं होता, तो बी नहीं होगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए 12वें प्रश्न पे, चारुचंद्र लेख किस उपन्यासकार की रचना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमृतलाल नागर, हरिवंश राय बच्चन, रामविलास शर्मा। हाँ जी, देखते हैं। ये जो रचना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। चलिए 13वां, मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया है। अरबी, फारसी, मगधी, अवधी, ब्रजभाषा। हाँ जी, देखते हैं। देखिए मलिक मोहम्मद जायसी जो थे ये अवध क्षेत्र के रहने वाले थे, इसलिए इनकी जो भाषा थी वो अवधी थी, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए 14वां प्रश्न, स्त्री शब्द का बहुवचन बताइए। स्त्रियों, स्त्रियाँ, स्त्री, स्त्रियाँ। हाँ जी, चलिए देखते हैं। स्त्री शब्द का बहुवचन होगा स्त्रियाँ, डी ऑप्शन। स्त्रियों तब होता जब स्त्री के साथ में कोई कारक विभक्ति दी होती, जैसे स्त्री ने तो हो जाता स्त्रियों ने, तो स्त्री का बहुवचन क्या होगा, स्त्रियाँ। चलिए अगले पे चलते हैं 15वां, समानाधिकरण और व्यधिकरण किसके भेद हैं। समुच्चयबोधक के, संबंधबोधक अव्यय के, निपात के, या क्रिया विशेषण के। हाँ जी, चलिए देखते हैं। समानाधिकरण और व्यधिकरण जो अव्यय हैं वो समुच्चयबोधक अव्यय के भेद होते हैं, ठीक है। ये मैं पढ़ा चुका हूँ, आप आराम से देख सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 16, कितने प्रश्न हल करने हैं इस वाक्य में विशेषण का भेद है। परमाणुवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। हाँ जी, देखते हैं। देखिए सार्वनामिक है नहीं, गुणवाचक है नहीं, अब आती है संख्यावाचक है, परमाणुवाचक। अब ये देखिए प्रश्नों को हम गिन सकते हैं या तोले जाते हैं,
तो ये केवल गिने जाते हैं प्रश्न, नापे तोले नहीं जाते, तो प्रमाणवाचक हटा दो। बच कौन सा गया? बी ऑप्शन, संख्यावाचक। तो ये जो कितने शब्द है ये किस प्रकार का विशेषण हुआ? संख्यावाचक विशेषण। प्रश्न कितने, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 17, बहु का बहुवचन क्या होगा? बहुएं, बहुओं, बहुओं, बहु। हाँ जी, देखिए बहु का जो बहुवचन होता है वो होता है बहुएं, तो कौन सा हो जाएगा? 17 का ए। चलिए 18वां प्रश्न, आदि का विलोम शब्द क्या है? अनादि, आदि, अंत, आदि। हाँ जी, चलिए देखते हैं। देखिए आदि शब्द का बहुवचन वो विलोम शब्द होता है अंत, ठीक है, आदि का अंत। यदि ऑप्शन में अंत नहीं होता तो हम अनादि लगाते, ठीक है। आदि का विलोम शब्द अनादि लगाते, लेकिन आदि का विलोम शब्द अंत पहले लगाया जाता है, ठीक है। चलिए 19वां प्रश्न, कल तापमान अधिक होगा, इस वाक्य का काल पहचानिए। पूर्ण भूतकाल, भविष्यकाल, भूतकाल, वर्तमान काल। हाँ जी, देखते हैं। देखिए होगा आया है तो सीधी सी बात है भविष्यकाल की बात है, तो आप आराम से इस प्रश्न को लगा सकते हो। और अगर भविष्यकाल में भी पूछा जाए तो ये संभाव्य भविष्यत काल है, ठीक है। यहाँ हम अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है। कल तापमान अधिक होगा। चलिए अब आते हैं 20वें प्रश्न पर। काशी का 80 किसकी रचना है? काशीनाथ सिंह, भगवान दास मोरवाल, गोविंद मिश्र, संदीप लोटलीकर। हाँ जी, देखते हैं। काशी का 80 जो रचना है वो काशीनाथ सिंह जी की है, ठीक है। चलिए 21वां, पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पुल्लिंग नहीं है, या स्त्रीलिंग कर लीजिएगा, ठीक है। ये पुल्लिंग नहीं, ये स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। उपमा, वृत्यानुप्रास, कर्ता, मानवीकरण, ठीक है। इस प्रश्न को मैंने अपने हिसाब से बदल दिया है, क्योंकि इसके जो ऑप्शन है ना, ये प्रश्न पत्र जिन्होंने छापा है उन्होंने गलत लिख दिए हैं, ठीक है। चलिए बताइए आप, ऐसे ही देख लीजिए। इसमें स्त्रीलिंग शब्द पूछा है तो कर्ता पुल्लिंग है, मानवीकरण भी पुल्लिंग है, वृत्यानुप्रास भी पुल्लिंग है, बच कौन सा गया? उपमा। तो 21वें का ए हो जाएगा। चलिए 22वां, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा, वृत्यानुप्रास, वक्रोक्ति या मानवीकरण। हाँ जी, चलिए देखते हैं। यहाँ उपमा तो है नहीं, क्योंकि उपमा दी नहीं जा रही, तुलना नहीं की जा रही, तो उपमा नहीं है। वक्रोक्ति है नहीं, क्योंकि वक्रोक्ति के लिए 2 कथन चाहिए होते हैं, तो वक्रोक्ति यहाँ नहीं है। वृत्यानुप्रास भी इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ वर्णों की आवृत्ति ही नहीं हो रही, ठीक है। जब तक वर्णों की आवृत्ति नहीं होगी तब तक वृत्यानुप्रास भी आप नहीं बता सकते। तो बच कौन सा गया? मानवीकरण। मानवीकरण कैसे है वो समझिए। यहाँ पर देखिए, हरि की भूखी कौन है? दर्शन की आँखें। आँखें क्या खाना खाती है जो वो भूखी होगी? तो जब किसी जड़ चीज से या किसी वस्तु से मानवीय चेष्टाएं कराई जाती हैं तब वहाँ पर मानवीकरण होता है। जैसे अखियों से यहाँ क्या कराया जा रहा है? भूखा रखा जा रहा है, तो अखियाँ भूखी हैं, तो इसका मतलब मानवीकरण हो जाएगा। चलिए 23वां, रिक्त स्थान, पानी में लोग डूबते हैं तो कहीं रिक्त स्थान खरीदा जाता है। कोई तेल, कट्टी लोग, कुछ पानी, कहीं पानी। एक कॉमा लगा लीजिएगा, इनके बीच में कॉमा है, ठीक है। चलिए देखते हैं 23वें का डी ऑप्शन सही है। कैसे? कहीं पानी से लोग डूबते हैं तो कहीं पानी खरीदा जाता है, ठीक है। चलिए 24वां है, स्थावर का विपरीत शब्द क्या है? सेवक, जंग, शूद्र, क्षुद्र और जंगम। हाँ जी, देखते हैं। देखिए स्थावर का जो विपरीत होता है अर्थात विलोम शब्द होता है वो जंगम, ठीक है। स्थावर का मतलब रुका हुआ, जंगम का मतलब चलता रहना, ठीक है। चलिए 25वां
25वां प्रश्न है, शरीर के अंग के आधार पर दिए गए पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्दों का सही जोड़ा कौन सा नहीं है? नहीं है, याद रखिएगा। उंगली एड़ी, हाथ पैर, कलाई तलवा, बाह जांग। ठीक है, वैसे बात करी जाए तो बाह जांग या स्त्रीलिंग पहले लिख लीजिएगा। वैसे इनको अगर आप हटा भी दो तब भी आपको उत्तर आराम से दे सकते हो। ठीक है, सही जोड़ा पुल्लिंग या तो पुल्लिंग पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग हो। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। देखो, उंगली एड़ी दोनों स्त्रीलिंग, हाथ पैर दोनों पुल्लिंग, बाह जांग दोनों स्त्रीलिंग। अब यहाँ आ जाते हैं कलाई तलवा। कलाई स्त्रीलिंग लेकिन तलवा पुल्लिंग होता है। तो ये आपका 25वें का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए अंग के आधार पर सही जोड़ा। ठीक है, या तो पुल्लिंग हो या फिर स्त्रीलिंग हो। ठीक है, तो इसका सी हो जाएगा। चलिए 26वां, प्रेमचंद का साहित्य राष्ट्रीय चेतना का पूंजीभूत ज्योति स्तूप है। रेखांकित शब्द की त्रुटि बताइए, अर्थात पूंजीभूत में त्रुटि बतानी है, यानी कि शुद्ध बताना है आपको। इनमें से कौन सा है? ठीक है, पूंजीभूत, पूंजीभूत, पूंजीभूत और पूंजीभूत बताइए। टाइमर शुरू नहीं हो पाया, आप बता दीजिए। चलिए हाँ जी, देखते हैं। इसका जो सही है वो है डी। ठीक है, छोटे ऊ की मात्रा आएगी पूंजी और भूत होगा। ठीक है, ये होगा सही। ठीक है, बहुत से इसको लगा रहे होंगे लेकिन ये नहीं है, यही है डी। ठीक है, चलिए 27वां, कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रानंद पंत जी को किस साहित्य पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? ज्ञानपीठ, व्यास सम्मान, मंगला प्रसाद, हिंदी साहित्य अकादमी। चलिए बताइए। हाँ जी, सुमित्रानंदन पंत जी को कला और बूढ़ा चांद पर हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, चलिए 28वां, इनमें से कौन सा शब्द योगदान शब्द का समानार्थी नहीं है? ठीक है, हाथ बटाना, हित, सहयोग, योग दीक्षा। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, इस प्रश्न की अगर बात करी जाए तो देखो, योगदान का मतलब है हाथ बटाना। ठीक है, तो ये तो समानार्थी है। सहयोग भी, आपने मेरा सहयोग नहीं किया, सहयोग किया तो योगदान दिया। तो इसमें देखो, इस योग से योग दीक्षा, दीक्षा का मतलब देना अर्थात दान। तो योगदान का समानार्थी योग दीक्षा भी हो जाता है। बच कौन सा गया? हित। ठीक है, तो क्या हो गया? बी हो जाएगा इसका 28वें का। चलिए 29वां, 29वां है, निर्विभक्तिक रूप के आधार पर बहुवचन शब्द पहचानिए। हाथियों, लड़के, रातों, लड़कों। प्रश्न समझ में आ गया? अभी मैं समझाऊंगा आपको अच्छी तरीके से। चलिए देखते। हाँ जी, देखिए कहने का तात्पर्य क्या है उसका। निर अर्थात नहीं, विभक्तिक यानी कि ऐसा बहुवचन जो बिना विभक्ति की संज्ञा का बनाया हुआ हो। ठीक है, चलो ये हाथियों जो है, ये हाथियों बहुवचन हाथी का तब बनता है जब वो विभक्ति सहित होता है। जैसे हाथी ने तो हम बना देंगे हाथियों, तो ये नहीं होगा, ये तो विभक्ति सहित वाला हो गया। रात का क्या बनता है? रातों, जैसे रात में तो रातों में, तो ये भी नहीं है। और लड़के ने का क्या बनता है? लड़कों ने, तो ये भी नहीं है। अब ये बच गया, ये लड़का का बहुवचन है, ना कि लड़के ने का। ठीक है, तो बिना विभक्ति की संज्ञाओं का बहुवचन पहचानना है आपको। ठीक है, चलिए 30वां, हिमगिरी के उनतुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां। ये पंक्ति किस काव्य रचना से है? रश्मिरथी, कामायनी, गुंजन, साकेत। हाँ जी, देखते हैं। ये जो है ये कामायनी से ली गई है। ठीक है, चलिए 31वां, केले रिक्त स्थान, छिलकों रिक्त स्थान, सब्जी खाइए। के की, के का की का। बहुत आसान है, ये तो आपने कर लिया होगा। इसमें आएगा, देखिए, केले के छिलकों की सब्जी खाइए, तो 31वें का ए। चलिए 32वां, इनमें से कौन सा शब्द चतुर का समानार्थी शब्द नहीं है? हाजिर जवाब, खुदगर्ज, फुर्तीला, तीव्र बुद्धि। चलिए बताइए।
हाँ जी, चलिए देखते हैं। देखिए, हाजिर जवाब, जो आपके जवाब तुरंत दे दे वही हाजिर जवाब होता है, उसे भी चतुर कहा जाता है। जो फुर्तीला होता है उसे भी चतुर कहा जाता है। तीव्र बुद्धि वाला जो होता है उसे भी चतुर कहते हैं। बच कौन सा गया? खुदगर्ज। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा आपका? बी, खुदगर्ज। ठीक है, चलिए 33वां। अपनी करनी पार उतरने का क्या अर्थ होगा? बुरे कार्य करना, साधुता दिखाना, किसी के साथ अच्छा व्यवहार न करना, खुद अपना किया काम ही फलदायक होता है। हाँ जी, देखते हैं। 33 में का आपका डी सही है। जैसे अपनी करनी पार उतरनी, उसी तरीके से खुद अपना किया काम ही फलदायक होता है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, अब आ गया गद्यांश आपका, पढ़ते हैं इसको, फिर उसके उत्तर देंगे। संसार में कुछ भी असाध्य व असंभव नहीं है। असंभव और असाध्य जैसे शब्द कायरों के लिए हैं। नेपोलियन के लिए ये शब्द उसके शब्दकोश में नहीं थे। क्या बापू शरीर से शक्तिशाली थे? वे तो पतली सी लंगोटी पहने लकड़ी के सहारे चलते थे, परंतु उनके विचार सशक्त थे, भावनाएं शक्तिशाली थीं। उनके साहस को देखकर करोड़ों भारतीय उनके पीछे थे। ब्रिटिश साम्राज्य उनसे कांप गया। अहिंसा के सहारे उन्होंने भारत को स्वतंत्र कराया। यह विश्व का एक अद्वितीय उदाहरण है। कहते हैं अकेला चला भाड़ फोड़ नहीं सकता, हाँ फोड़ सकता है यदि उसमें साहस हो तो। चलिए, पहला है असाध्य शब्द में अ उपसर्ग का क्या अर्थ है? आधा, निषेध, पूरा, तक। हाँ जी, ठीक है। असाध्य, साध्य का मतलब साधना या साधन। ठीक है, और अ का अर्थ होता है नहीं, तो ये निषेध का अर्थ प्रदान कर रहा है, तो 34 में का बी हो जाएगा। चलिए 35वां देखते हैं। गांधी जी का शरीर शक्तिशाली नहीं था, किंतु वे अहिंसा से सशक्त थे। वो सशक्त थे अहिंसा से, करोड़ों भारतीयों से, विचार और भावनाओं से, ब्रिटिश साम्राज्य से। ठीक है, 10 सेकंड का समय है। देखिए, प्रश्न पढ़ ही लिया है आपने, उत्तर इसमें से जांचिए। हाँ जी, देखें। चलिए देखते हैं। आपने अब तो लगा ही लिया होगा, इसका 35 में का सी सही हो जाएगा। वे विचार और भावनाओं से सशक्त थे। चलिए 36वां प्रश्न। नेपोलियन के शब्दकोश में कौन से शब्द नहीं थे? स्वतंत्रता, साहस, अहिंसा, असाध्य और असंभव। पढ़ लिया है प्रश्न आपने? चलिए। हाँ जी, देखते हैं। नेपोलियन के शब्दकोश में असाध्य और असंभव शब्द नहीं थे। चलिए 37वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीयों रिक्त स्थान में रोशनी के महापर्व दीपावली में घरौंदा और रंगोली बनाए जाने की रही है। क्या रही है? मानसिकता, अधिमान, संस्कृति, परंपरा, त्योहारों, सिद्धांत, देश, कोशिश। हाँ जी, चलिए देखते हैं। भारतीयों में इसका जो सही होगा वो होगा भारतीय संस्कृति में रोशनी के महापर्व दीपावली में घरौंदा और रंगोली बनाए जाने की परंपरा रही है, तो 37 में का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 38वां। श्वान निंद्रा, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? चतुर होना, धोखे से शिकार करना, सजग निंद्रा, दूसरे को धोखा देना। हाँ जी, ये तो आपने सुना ही होगा सूत्र अच्छी तरीके से। चलिए, कर लिया होगा आपने, देखते हैं। देखिए, श्वान निंदा, श्वान श्वान मतलब कुत्ते जैसी नींद। कुत्ते की नींद कैसी होती है कि आप एकदम से आहट होगी वो एकदम जग जाता है, तो कैसी नींद है उसकी? सजग निंद्रा। तो 38 में का सी हो जाता है। ठीक है, चलिए 39वां। आविर्भाव का समानार्थी क्या है? विश्लेषण, अवतरण, रूपगत, संप्रदाय। हाँ जी, आविर्भाव का देखिए, समानार्थी की बात करी जाए तो आविर्भाव का अर्थ होता है जन्म लेना या आगमन। उसी तरीके से अवतरण का भी होता है अवतार लेना, जन्म लेना। ठीक है, तो आविर्भाव का जो समानार्थी हो जाएगा वो अवतरण हो जाएगा। चलिए 40वें प्रश्न पर। 40वां प्रश्न क्या है कि इनमें से कौन सा तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है? दधी, दही, उष्ट, उष्ण, ऊंट, नजर, आँख, श्रृंगार, सिंगार।
हाँ जी, देखते हैं। दधि तत्सम दही तद्भव, उष्ट तत्सम ऊँट तद्भव, श्रृंगार तत्सम सिंगार तद्भव, नज़र विदेशज और आँख देशज, यानी कि कहा जाए अपनी हिंदी का तद्भव है। ठीक है, अक्षी होता है, अक्षी। तत्सम की अगर बात करी जाए तो आँख का, देखिए पता नहीं क्यों नहीं चल रहा, अक्षी जो है वो आँख का तत्सम होता है। ठीक है, चलिए, तो ये 40 प्रश्न आपके हो गए। मिलते हैं आपसे जल्दी अगले वीडियो में, तब तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।